कैपिटल रिजर्व वर्सेस रिजर्व कैपिटल। तो कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल के बीच का डिफरेंस समझना है। रिजर्व कैपिटल इज डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व्स आर पार्ट ऑफ reserve and surplus and refer to those reserves which are not available for declaration of dividend। यानी कैपिटल रिजर्व डिविडेंड को डिक्लेयर करने के लिए यूज नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट, ये रिजर्व हम कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए यूज करेंगे, जैसे कि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। तो ये अंडरलाइन करो, टू राइट ऑफ कैपिटल लॉसेस सच एज डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। राइट ऑफ करना मतलब उसको बैलेंस शीट में से खत्म कर देना। These कैन ऑल्सो बी यूज टू इशू बोनस शेयर, लेकिन उसको बोनस शेयर में यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट ये रिजर्व को हमने कैश में रियलाइज किया। मतलब ये रिजर्व जो है ना, अभी एक एग्जांपल दूँ कि शेयर फोर फीचर अकाउंट है, उसमें जितने भी पैसे अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, बराबर, वो कैशत मिली थी ना तुमको, तो इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं जब भी बोनस शेयर इशू करें ना तब, बराबर। द रिजर्व कैपिटल विच इज पोर्शन of uncalled capital to be called up in the event of winding up of the company is entirely different in nature from capital reserve which is created out of profit only। कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट में से क्रिएट की जाती है, जबकि रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या, इस कैपिटल को हमने रिजर्व रखा है उस दिन के लिए जब बिजनेस बंद हो जाएगा, और जब बिजनेस बंद होगा ना तब हम वो सारे शेयर के पैसे मंगाएंगे जिसके ऊपर अभी तक हमने कॉल मनी मंगाए नहीं है। जैसे कि 10 रुपए का शेयर हो, उस पर तुम अभी तक 8 रुपये मंगा चुके हो, तो बाकी के 2 रुपये अगर तुमने सोच लिया कि तुम वाइंडिंग अप के टाइम पे यानी कंपनी बंद होने के टाइम पे मंगाओगे, तो ये 2 रुपये पर शेयर जो है वो कैसी हो गई तुम्हारे लिए, ये रिजर्व कैपिटल हुई, कैपिटल रिजर्व नहीं। इसको क्या बोलेंगे, रिजर्व, यानी कैपिटल को हमने रिजर्व में रखा है कि अभी नहीं बाद में यूज करेंगे ऐसा। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन। A public company limited cannot make any allotment of shares unless the amount stated in the prospectus as the minimum subscription has been subscribed। यानी जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोला गया है वो पैसे आ जाने चाहिए, और and the sum payable as application money for such shares has been paid to and received by the company। The amount of minimum subscription to be disclosed in the prospectus is determined by the board of directors। तो देखो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो है ना वो डिसाइड करने से पहले इन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है। नॉर्मली मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिनिमम 90% लिखा है, देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में है पहली लाइन में, अ कंपनी मस्ट रिसीव 90% सब्सक्रिप्शन अगेंस्ट द एंटायर इश्यू, राइट। पर कौन कौन से एक्सपेंसेस को ध्यान में रखे जाते हैं, पहला आता है इसके अंदर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। दूसरा, इश्यू ऑफ शेयर्स के टाइम पे जो कमीशन हमको पे करने का आएगा वो। कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट परचेज और टू बी परचेज, कितनी असेट हमने परचेज की है और उसकी कॉस्ट क्या है, या तो जो परचेज करने वाले हैं वो। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, अब कंपनी ऐसा तो है नहीं कि असेट आ जाएगी उसके बाद में चलती जाएगी, स्टॉक लाना पड़ेगा, सैलरीज देनी पड़ेगी, उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। एनी अदर एक्सपेंडिचर फॉर द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, या तो उसके अलावा कोई भी दूसरे एक्सपेंसेस। नाउ हमने सेबी की गाइडलाइन में देखा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% तो होना चाहिए अगेंस्ट द एंटायर इशू बिफोर मेकिंग एनी अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स टू द पब्लिक। यानी अगर डिबेंचर इशू करो तो भी 90% मिलना चाहिए, जितना हमने इशू किया उसका 90% मिलना चाहिए, या अगर इक्विटी शेयर इशू करे तो उसके अंदर भी हमको जितना इशू किया उसके 90% मिलने चाहिए। इट इज एप्लीकेबल फॉर पब्लिक एंड इशू राइट इशू एंड नॉट इन केस ऑफ ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज। If the company does not receive the minimum subscription of 90% of the issue, the entire subscription shall be refunded। क्या लिखा है, entire subscription shall be refunded, पूरा का पूरा पैसा वापस आ जाएगा। और अगर आप डिले करते हो तो डिले में 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 15 दिन से ज्यादा का। तो तीन चीजें इसके अंदर, ये पैराग्राफ में 3 MCQ है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%, दूसरा
कितने टाइम के अंदर रिफंड करना पड़े अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव ना करो तो 15 डेज के अंदर। और अगर डिले होता है तो इंटरेस्ट 15%, लेकिन पर एनम। बराबर। अब शेयर सब्सक्रिप्शन, whenever a company decide to issue share to public, it invites applications for subscription by issuing a prospectus। यानी prospectus इशू किए बिना शेयर मंगाए नहीं जा सकते, क्योंकि prospectus is just like a mirror। It is not necessary that company receives application for the number of shares to be issued by it। देर आर थ्री पॉसिबिलिटीज। एग्जैक्टली पैसे नहीं आएंगे, तीन चीजें हो सकती है। एक तो फुल सब्सक्रिप्शन, जैसे कल वाले सम के अंदर हमने देखा था 40,000 शेयर इशू किए तो 40,000 मिल जाए तुमको, तो ये फुल सब्सक्रिप्शन हो गया। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब 40,000 के सामने 35,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आपको मिले, वो अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ। यानी जो ऑफर किए गए वो ज्यादा हो और जो सब्सक्राइब किए गए वो कम हो, तो अंडर सब्सक्रिप्शन बोला जाता है। और ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय द पब्लिक इज मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी। जो अप्लाई करते हैं वो ज्यादा है और ऑफर करते हैं वो कम है, ओवर सब्सक्रिप्शन। जैसे कल वाले केस में देखा था 40,000 के शेयर्स के सामने 60,000 एप्लीकेशन आई थी, 60,000 शेयर्स की एप्लीकेशन। अब इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, कैश में इशू करने के टाइम पे तुम एट पार इशू कर सकते हो। एट पार का मतलब 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू करो। व्हेन शेयर्स आर इशू एट इट्स फेस वैल्यू, द इशू इज सेड टू बी एट पार। तो ये अगर फेस वैल्यू पे इशू करें ना तो उसको क्या बोलेंगे? एट पार। अंडरलाइन करो फेस वैल्यू को। एट प्रीमियम, तो अगर फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू करें, यानी पार वैल्यू से ज्यादा में इशू करें, तो उसको प्रीमियम बोलेंगे। तो देखो प्रीमियम की एकदम इजी फॉर्मूला है, इशू प्राइस माइनस फेस वैल्यू ऑफ शेयर। अगर समझो 10 रुपए का शेयर है और कंपनी ने उसको 730 में इशू किया, तो 730 में से 10 रुपीज माइनस करो, 720 रुपीज तुम्हारा प्रीमियम। अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ए प्रीमियम, ये भी आएगा एमसीक्यू में, इज रिकॉर्डेड इन ए सेपरेट अकाउंट जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और ये भी पूछ सकते हैं आपको कि उसको कौन से हेड के अंदर अपने बैलेंस शीट में लिखेंगे, तो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर इसको हम लिखेंगे। अब ये वाला जो है ना वो थियरी के अंदर समझना है। देखो प्रीमियम दो तरीके से होता है, एक तो कैश बेसिस के ऊपर। अंडर दिस सिस्टम ऑल्टरनेटिव सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट इज क्रेडिटेड ओनली व्हेन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज एक्चुअली रिसीव्ड बाय द कंपनी। जब रिसीव करो तब कल वाले सम के अंदर अपने क्या देखा था? ड्यू बेसिस पे अपने देखते हैं, यानी जब अलॉटमेंट का टाइम आया तब हमने प्रीमियम की तात्कालिक एंट्री कर दी, बाद में पैसे मिले, पहले अपने प्रीमियम की एंट्री कर देते। तो ये फर्स्ट के अंदर तुम यहाँ पे देख सकते हो कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 60,000, इक्विटी शेयर सिक्स वाली एंट्री देखो, तो इक्विटी शेयर कैपिटल है और फिर सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम मिलने से पहले तुमने रिकॉर्ड कर लिया, वो ड्यू बेसिस है, लेकिन जब मिले तब रिकॉर्ड करो नहीं तो इसको कैश बेसिस बोलते हो। अंडर दीज ऑल्टरनेटिव प्रीमियम इज ट्रांसफर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एज सुन एज इट बिकम पेएबल। यानी जब वो पेएबल होता है ना शेयर होल्डर के द्वारा, तभी अपने क्या कर देंगे? उसको डायरेक्टली रिकॉर्ड कर देंगे, राइट। जैसे कल वाले समय में बता रहा हूँ वो, तो इसकी देखो नीचे एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, हो गया डायरेक्ट। इसी तरह से बाद में बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे टू शेयर अलॉटमेंट। जनरली ड्यू बेसिस इज यूज, कौन सा बेसिस यूज किया जाता है? ड्यू बेसिस यूज किया जाता है फॉर रिकॉर्डिंग द प्रीमियम अमाउंट। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड इन द एग्जाम्पल, तो हम ऐसा मानते हैं कि अलॉटमेंट के अंदर, ध्यान देना, अगर ये भी एमसीक्यू है, अगर कुछ भी लिखा ना हो क्वेश्चन के अंदर कि प्रीमियम कौन से इंस्टॉलमेंट के अंदर है, तो हम ऐसा समझ लेंगे कि प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के साथ इंक्लूडेड है, एप्लीकेशन के साथ नहीं। किसके साथ इंक्लूडेड होगा? अलॉटमेंट के साथ। मोर ओवर, कैश बेसिस कैन नॉट बी यूज फॉर रिकॉर्डिंग प्रीमियम अमाउंट विच इज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेएबल अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। यानी कैश बेसिस यूज नहीं कर सकते हम
बराबर, अगर समझो एप्लीकेशन के साथ अगर ऐड हुआ तो। अब ये प्रीमियम जो आया हमारे पास, उसका यूज कहाँ कर सकते हैं और कैसे यूज होता है उसका। वेर अ कंपनी इशू shares at a premium, whether for cash or otherwise, a sum equal to the aggregate amount of premium received on those shares shall be transferred to a security premium account. यानी ये पैसा कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। एंड द प्रोविजंस of these act relating to reduction of share capital of a company shall except as provided in this section apply as if the security premium account were the paid up share capital of the company. हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करते हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो भी एक पेड अप कैपिटल का एक हिस्सा है, वो भी पेड अप कैपिटल का एक हिस्सा है, ऐसा मान के चलेंगे। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब सेक्शन 1, यानी ऊपर जो लिखा है उसके अलावा सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कहाँ कर अपने अप्लाई कर सकते हैं, अगर समझो टुवर्ड्स द इश्यू ऑफ अनइश्यूड शेयर्स ऑफ द कंपनी टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। अगर तुमको अनइश्यूड शेयर्स अगर होने दो, अब अगर समझो शेयर्स बोनस में इशू करने तो सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। राइटिंग ऑफ द एक्सपेंसेस और द कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ शेयर्स, यानी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, अंडर राइटिंग कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स, ये सबको राइट ऑफ करने के लिए भी अपने यूज कर सकते हैं। इन प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेएबल ऑन द रिडेम्पशन ऑफ एनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और ऑफ एनी डिबेंचर ऑफ द प्रीमियम ऑफ द कंपनी, यानी जब हम रिडेम्पशन करें, रिडेम्पशन का मतलब पैसे वापस दे, डिबेंचर्स जो है ना उसके पैसे आपको एक टाइम के बाद वापस देने पड़ते हैं, तो उस वक्त पैसे वापस देने के टाइम पे जो तुम्हारे पास प्रीमियम का पैसा जमा है उस प्रीमियम के पैसे से हम उसको रिटर्न कर सकते हैं पैसे। एंड फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स, यानी मार्केट में से अगर कंपनी बायबैक करना चाहती है, अपने खुद के शेयर्स को बायबैक करती है, तो उस वक्त भी ये सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज अपने कर सकते हैं। द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 एंड 2 बी अप्लाइड, यानी अगर 1 और 2 नहीं है तो तीसरा क्या, ऊपर 1 और 2 देखा हमने, उसमें नहीं तो कहाँ, बी अप्लाइड एनी सच क्लास ऑफ कंपनीज एज में बी प्रिस्क्राइब and whose financial statement complied with the accounting standard prescribed for such class of companies under section 133, यानी कोई अगर अलग क्लास ऑफ कंपनी जिसको सेक्शन 133 के अंदर इंक्लूड किया गया हो उस कंपनी के अंदर अगर तुम हो तो वहां पे भी हम उसका पैसा यूज कर सकते हो। कहाँ कहाँ पे देखो, वो कंपनी का यूज करेगी इन पेइंग वही बोनस इश्यू के लिए, कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड के लिए जो आगे था वही, और अपने खुद के शेयर मार्केट में से परचेज करने के लिए। राइट, यहाँ पे कौन सी चीज एक्सक्लूड हो गई, डी और ई दोनों एक्सक्लूड हो गया, यानी रिडेम्पशन वाला एक्सक्लूड हो गया और परचेज ऑफ इट्स ओन सिक्योरिटी वाला। ए में क्या था, अनइश्यूड इक्विटी शेयर था, वो तो है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस नहीं आएगा, सॉरी, बराबर ने। बी और ई एक्सक्लूड हो गया इसमें से, सेकेंड वाले में से बी और ई एक्सक्लूड हो गया। नाउ द लास्ट वन इज इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इसमें भी एक एमसीक्यू है। व्हेन शेयर्स आर इशूड एट अ प्राइस लोअर देन द फेस वैल्यू दे आर सेड टू बी इशूड एट डिस्काउंट। दस द एक्सेस ऑफ द फेस वैल्यू, यानी फेस वैल्यू ज्यादा हो और प्राइस कम हो तो उसको बोलेंगे डिस्काउंट पे इशू किया। जैसे 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में इशू करो तो 1 रुपए का डिस्काउंट होता है। As per the Companies Act, ये वाला MCQ, a company shall not issue shares at a discount except as provided in section 54 for issue of sweat equity share। किसके लिए स्वेट इक्विटी शेयर, वो भी आगे अपने देखेंगे। और अगर वो इश्यू करती है डिस्काउंट के ऊपर बाकी कोई भी शेयर तो उसको क्या माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा। वॉइड का मतलब वो चीज बिल्कुल भी रद्द की नहीं जाएगी, वो चीज हो ही नहीं सकती। राइट,
फर्स्ट यूनिट में ये तुम्हारा जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है उसमें पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंपनी अकाउंट्स। अब मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, सेक्शन 128 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में ये बताया गया है कि कंपनी को कौन कौन से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके उसके लिए आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी पड़ेगी। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट वुड मीन records maintained by company to record the specified financial, अंडरलाइन करो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जिसको रुपीस में मेजर कर सके उसी ट्रांजेक्शन को अपने को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। इट कैन बी स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड दैट every company shall prepare and keep proper books of account. This clause specifies the main feature of proper books of account as under. अब सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या? द कंपनी मस्ट कीप बुक्स ऑफ अकाउंट विद रिस्पेक्ट टू आइटम्स स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1 to 4। अब ये 1 to 4 कहाँ पे? तो नीचे लिखा है, देखो। पहले तो कौन कौन सी चीजों को आपको रिकॉर्ड करना चाहिए, तो नीचे देखो इसी पेज के ऊपर लास्ट में लिखा है 213 के अंदर बताया गया है कि ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, यानी जितना भी तुमने रिसीव पैसा आया तुम्हारे पास, और एक्सपेंडेड यानी जितना भी तुमने खर्चा किया बाय कंपनी, एंड मैटर्स इन रिलेशन टू विच द रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर टेक्स प्लेस। और या तो वो मैटर जिसके कारण या तो रिसीट हो सकती है या तो एक्सपेंडिचर कंपनी को हो सकता है, यानी सारे इनकम और एक्सपेंडिचर आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। पहली बात ये हुई। दूसरी बात, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो भी आपको रिकॉर्ड करना है। तीसरी बात, असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ कंपनी भी आपको रिकॉर्ड करना है। और साथ में ये बताया गया है कि अगर the items of cost as may be prescribed under section 148 in the case of a company which belongs to any class of company specified under that section yet to be notified। 148 जो सेक्शन है ना, वो इंक्लूसिव सेक्शन है। इसका मतलब उसमें अभी बहुत सारी कंपनीज जो इन फ्यूचर हमने आगे नहीं देखी है, यानी पास्ट में नहीं देखी या तो प्रेजेंट में नहीं देखी, वैसी कंपनीज जिसके बारे में डिफाइन करना अभी पॉसिबल नहीं है, तो उसको 148 के अंदर इंक्लूड कर दिया, राइट। तो हमारे लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पहली बात कौन? रिसिट एंड एक्सपेंडिचर, वो सारे रिकॉर्ड करो। दूसरा क्या? सेल एंड परचेस को रिकॉर्ड करो। और तीसरा असेट एंड लायबिलिटी को। यानी ये पहला जो ऊपर का पॉइंट है ना, वो तुम्हारा यहाँ कंप्लीट हुआ। अब सेकंड में देखो ऊपर, द बुक्स ऑफ अकाउंट मस्ट शो ऑल मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, सेल एंड परचेस एंड असेट एंड लायबिलिटी, जो अभी बताया, राइट। तो क्या आएगा? इनकम एक्सपेंडिचर या तो रिसीट एंड पेमेंट। दूसरा क्या आएगा उसके बाद में? परचेज ऑफ गुड्स एंड सेल ऑफ गुड्स। और तीसरा असेट्स एंड लायबिलिटीज। द बुक्स ऑफ अकाउंट मस्ट बी केप्ट ऑन, अंडरलाइन करो, एक्रूअल बेसिस एंड अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। एमसीक्यू है ये, साइड पे लिख देना, जहां जहां बोलू ना एमसीक्यू साइड पे लिखना। और एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है? देखो, एक्रूअल बेसिस का मतलब अगर समझो कि कोई चीज मिलने की आज डिसाइड हुई तो उसको रिकॉर्ड कर देना। जैसे कि बाकी सैलरी अपने लिखते हैं ना, वो एक्रूअल बेसिस है। पगार चुकवानो बाकी, यानी मतलब सैलरी आउटस्टैंडिंग अपने लिखते हैं, वो क्यों लिखते हैं? एक्रूअल बेसिस है इसलिए। इसी तरह से इंटरेस्ट मिलने का बाकी, वो भी हम लिखते हैं एक्रूअल बेसिस के ऊपर। रिसिप्ट बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस, इसमें ऐसा होता है कि विचेवर इज अर्लियर, उस बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन याद रखो, अगर ज्यादा मिल गया है तो उसको अपने लायबिलिटी क्रिएट करते हैं। प्री रिसीव्ड इनकम को लायबिलिटी में गिनते हैं, बराबर नहीं। The books of account must give a true and fair view of the state of affairs of the company or its branches। ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए और कोई चीज गलत नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। तो ऐसा आपको सारे के सारे अफेयर्स यानी बैलेंसेस के बारे में लिख के बताना है अपनी कंपनी के। तो आप नेक्स्ट पेज आप देखें, सेकंड में, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रिपेयर्ड एंड केप्ट आर बुक्स ऑफ अकाउंट, अदर रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब सवाल के बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या? सबसे पहली बात तो बुक्स ऑफ अकाउंट का मतलब क्या, तो उसको डिफाइन कौन से सेक्शन में किया है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 के अंदर सेकंड लाइन में लिखा है, अंडरलाइन करो उसको। बुक्स ऑफ अकाउंट को बुक्स एंड पेपर्स के अंदर डिफाइन किया गया।
पहले बुक्स ऑफ अकाउंट को डिफाइन किया सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 में, बुक्स एंड पेपर्स को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 में, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 के अंदर। सब आपको बनाने हैं, सब आपको बनाना है, बराबर। सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 बुक एंड पेपर एंड बुक और पेपर इंक्लूड बुक्स ऑफ अकाउंट, डीड, डीड यानी कॉन्ट्रैक्ट, डीड यानी कॉन्ट्रैक्ट करार के वायने, वाउचर, राइटिंग डॉक्यूमेंट, मिनट्स, मिनट्स यानी जब बोर्ड की मीटिंग होती है ना, तो चेयरमैन या तो कंपनी सेक्रेटरी उसके अंदर मिनट्स लिखते हैं। मिनट्स यानी क्या क्या डिस्कस हो रहा है, क्या क्या डिस्कस करना है इसके अंदर, वो सब उसके अंदर लिखा जाता है। रजिस्टर्स मेंटेन ऑन पेपर और इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। याद रखो पहले पेपर फॉर्म में होता था सब कुछ, 2013 के कंपनीज एक्ट के अंदर इसको चेंज किया गया। तुम अकेला इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर भी रख सकते हो, अकेला पेपर फॉर्म में भी रख सकते हो, तो दोनों फॉर्म में भी रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक यानी कंप्यूटर में। अब सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 इन रिलेशन टू कंपनी इंक्लूड्स, ध्यान देना इसमें से एक एमसीक्यू है, कौन सा इंक्लूड नहीं होता ये पूछेंगे आपको। तो बैलेंस शीट आएगी, पर बैलेंस शीट एट द बिगिनिंग नहीं, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। दूसरा पीएनएल अकाउंट आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट आएगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आएगा, मतलब शेयर कैपिटल का बदलना पूरे साल के अंदर, नए शेयर्स को इश्यू करना, या शेयर को बाईबैक करना, या शेयर को बोनस तरीके से इश्यू करना, या राइट शेयर को इश्यू करना, ये सब इसके अंदर आएगा। और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नोट, एनेक्स टू यानी मतलब अटैच टू, जोड़ा एली, एनेक्स टू, अटैच्ड टू, और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थर्ड यूनिट में सीखोगे भी तुम कि नोट्स किसको बोला जाता है ना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स and financial statements should explain the transactions effected at company's registered office and any branches। यानी बुक्स ऑफ अकाउंट यानी वगैरह जो भी है वो रजिस्टर्ड ऑफिस या तो ब्रांचेस के ऊपर जो कुछ भी लिखा है वो सब आ गया उसके अंदर। records, books, papers and financial statements must relate to any specific financial year only। और ये जो कुछ भी है वो सिर्फ एक साल का ही होना चाहिए, एक फाइनेंशियल ईयर का ही होना चाहिए। फिर अ कंपनी एंगेज इन प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग एक्टिविटी is also required to maintain particulars relating to utilization of material, labor and other items of cost as the central government may prescribe for such class of companies। अंडरलाइन करो ये, एंगेज इन प्रोडक्शन, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एक्टिविटी, बराबर ने। यानी सब कंपनी को, चाहे वो प्रोडक्शन करे, चाहे खाली सिर्फ प्रोसेसिंग करे, चाहे कोई चीज का मैन्युफैक्चरिंग करे, या माइनिंग यानी जमीन में से कोई चीज को ढूंढ के निकाले, ये सबको अपने अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। द ब्रांचेस ऑफ द कंपनी इफ एनी इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट वैसे ही रखेंगे जैसे सेक्शन, इस सेक्शन के सब सेक्शन 1 यानी पॉइंट नंबर 1 में जो बताया गया है ना, एग्जैक्टली वैसे ही आपको रखने। यानी 4 चीजें क्या, रिसीट एंड पेमेंट रिकॉर्ड करो, दूसरा असेट्स एंड लायबिलिटी रिकॉर्ड करो, तीसरा तुम्हारे सेल एंड परचेस को रिकॉर्ड करो, और चौथा इसके अलावा अगर कोई भी कॉस्ट होती है कोई अलग कंपनी की जिसको 148 के अंदर स्पेसिफाई किया वो भी रिकॉर्ड करो। तो सब कंपनी को, चाहे वो ब्रांच हो, इंडिया की ब्रांच हो या इंडिया के बाहर की ब्रांच हो, सेम तरीके से अकाउंट्स मेंटेन करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द कंपनी शैल बी केप्ट एट द, अंडरलाइन करो, रजिस्टर्ड ऑफिस, एमसीक्यू है ये, साइड पे लिख देना, जहां जहां बोलू ने लिखते जाओ, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। लेकिन अगर समझो तुमने जगह चेंज की, मतलब तुमको ऐसा लगा कि रजिस्टर ऑफिस में अगर रखेंगे तो ज्यादा सेफ नहीं है, मुझे इसकी जगह बदलनी पड़ेगी, तो अगर जगह बदलते हो आप, तो जगह बदलने के 7 दिन के अंदर आपको रजिस्टर ऑफ कंपनीज को बताना पड़े। तो विद इन 7 days और रजिस्टर ऑफ कंपनीज नीचे लास्ट में लिखा है, इसी इसी पैराग्राफ में, इसको अंडरलाइन करो। अब अगर आपको जगह बदलनी है तो ऐसा नहीं है कि चलो कोई भी ऐसे ही डिसाइड कर लेते ना, आपको बोर्ड मीटिंग बुलानी पड़े, बोर्ड मीटिंग के अंदर रिजोल्यूशन पास करना पड़े। रिजोल्यूशन का मतलब ठराव के भाई, ठराव पसार करो पड़े, और उसका फुल एड्रेस अपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को 7 दिन के अंदर भेजना पड़े।
द मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इन अदर बुक्स एंड पेपर्स इन इलेक्ट्रॉनिक मोड इज परमिटेड। परमिटेड और दूसरा क्या लिखा है, ऑप्शनल, कंपलसरी नहीं है। आप चाहो तो पेपर फॉर्म में भी अकाउंट रख सकते हो, और अगर आप चाहो तो कंप्यूटर के अंदर भी रख सकते हो, दो में से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करो। या प्रोविजो लिखा है वो बराबर है, प्रोविजन को प्रोविजो बोला जाता है, समझे। द पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू टेक ऑल रीजनेबल स्टेप टू सिक्योर कंप्लायंस, यानी कंपनी ने सारे रिकॉर्ड्स एंड अकाउंट्स बराबर से बनाए कि नहीं, इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर, क्योंकि कंपनी तो बेजान होती है, तो किसी को तो जिम्मेदार बनाना पड़े ना। तो हम सब सेक्शन 6 के अंदर ये बताते हैं कौन कौन, ध्यान देना ये एमसीक्यू। मैनेजिंग डायरेक्टर, अगर सबसे पहला जिम्मेदार मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर होल टाइम डायरेक्टर जो फाइनेंस का हवाला जिसके पास हो, इंचार्ज ऑफ फाइनेंस का मतलब जिसके हाथ में फाइनेंस का सब कुछ हो, फिर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जिसको सीएफओ बोला जाता है, और एनी अदर पर्सन जो बोर्ड ने उसको ड्यूटी दी है कि तुमको हमारे सारे अकाउंट्स की जिम्मेदारी रखनी है। तो 4 लोग हुए। देखो मैं जितना हो सकता है उतना तुमको बराबर से याद कराने की ट्राई कर रहा हूँ। 4 लोग हुए, एक तो है मैनेजिंग डायरेक्टर, दूसरा जो होल टाइम डायरेक्टर है लेकिन उसके पास हवाला किसका होना चाहिए, खाली फाइनेंस का, तीसरा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, और चौथा कोई भी वो आदमी जिसको बोर्ड ने ये जिम्मेदारी दी है कि तुमको कंपनी के सारे अकाउंट्स की जिम्मेदारी रखनी है, राइट। तो ये पूरे में क्या क्या सीखा हमने, तो सबसे पहले हमने ये देखा कि बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे और एक्रूअल बेसिस के ऊपर या डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर। उसके बाद में क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर होगा, तो रिसीट एंड पेमेंट होगा, सेल एंड परचेज होगा, असेट्स एंड लायबिलिटीज होगी, या कॉस्ट ऑफ एनी अदर आइटम जो 148 सेक्शन के अंदर लिखा हुआ है। फिर दूसरे में हमने ये देखा कि बुक्स ऑफ अकाउंट सेक्शन 2 सब सेक्शन 13 में डिफाइन किया गया, बुक्स एंड पेपर्स को सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 में डिफाइन किया गया, और उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 में डिफाइन किया गया। अब सवाल ये होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, तो 5 चीजें आती है। सबसे पहले बैलेंस शीट आती है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, चौथा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस ऑफ इक्विटी आता है, और पांचवा नोट्स, अगर इनके साथ में कनेक्टेड है तो वो सारी नोट्स भी उसके अंदर आएगी। एक्सप्लेनेशन करने के लिए नोट्स बनानी पड़ती है, बराबर। अब बुक्स ऑफ अकाउंट में कहाँ पे रखना है, तो रजिस्टर ऑफिस के अंदर रखना है। उसके बाद में प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कोई भी एक्टिविटी हो सबके लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा। और ये रजिस्टर ऑफिस या तो कोई भी प्लेस, वहीं पे सारे ब्रांचेस को भी इसी तरह से मेंटेन करना पड़ेगा। और बुक्स ऑफ अकाउंट जैसे बताया रजिस्टर ऑफिस में मेंटेन करेंगे, लेकिन अगर जगह चेंज करेंगे तो उसका रिजोल्यूशन जिस दिन पास हो उसके 7 दिन के अंदर पूरा एड्रेस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को हमको देना पड़ेगा। और मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट या तो किस में किया जाएगा, या तो पेपर में किया जाएगा या तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर किया जाएगा, लेकिन ये ऑप्शनल है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। यानी ये बात कर रहे हैं कि 4 लोगों को जिम्मेदारी दी गई, एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, और होल टाइम डायरेक्टर जिसके पास फाइनेंस का चार्ज हो, तीसरा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, या तो चौथा कोई भी ऐसा इंसान जिसको हवाला दिया गया। अब ये जो स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स है एंड स्टैट्यूटरी स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड है और स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स है, ध्यान दे बराबर से इस पे। इसमें ना आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये इसमें से एक एक एमसीक्यू है कंपलसरी, कि कौन सा इसमें से स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड में आता है या कौन सा इसमें से स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड में आता है, ये वाला एमसीक्यू इसमें से आएगा। ओके, देखो सबसे जो इम्पोर्टेंट है ना उसको याद रखें क्योंकि सब चीजें याद रखना इम्पॉसिबल है। देखो पहली बात तो 16 चीजें दोनों में, मेमोरेंडम और आर्टिकल स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड में आते हैं, स्टैटिस्टिकल नहीं। जिसमें याद रखो बहुत सारा डिस्क्राइब किया हुआ है ना वो सब स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स है, अरे सॉरी स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स है, लेकिन जिसमें नंबर ज्यादा हो ना वो स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स है, बराबर। तो ये देखो मेमोरेंडम और आर्टिकल के अंदर सब क्या लिखा जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे जाते हैं, तो वो किसके अंदर आएंगे, स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स में आएंगे। फिर प्राइवेट प्लेसमेंट, रिन्यूड एंड डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, स्वेट इक्विटी शेयर का रजिस्टर, इसमें नाम भी होगा, समझे। फिर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स यानी किसी के नाम से ट्रांसफर करना, ट्रांसमिशन का मतलब इंसान मर जाए ना उसके बाद में मालिकी हक किसी दूसरे को देना, ऐसा। फिर एम्प्लॉय स्टॉक एक ऑप्शन है, सिक्योरिटी बाय बैक ये अपने अभी सीखेंगे उसके बाद में, डिपॉजिट का रजिस्टर, ये सब में
15वां जो है ना उसको अंडरलाइन, उसको टिक करो, जो मैं इंपॉर्टेंट है वो टिक करा देता हूँ। देखो पहला इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में चौथा, छठा, सातवां, 11वां, 12वां, 15वां और 16वां। जबकि स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड के अंदर पहला, छठा, सातवां, 12, 13 और 16, बराबर ना, ये इंपॉर्टेंट है। इन सब के बारे में मैं तुमको जब जब टाइम आएगा तब समझाते जाऊंगा वन बाय वन। देखो इसमें से जो जरूरी है ना, वो सबसे पहला तुम्हारे लिए मेमोरेंडम और आर्टिकल्स है, बराबर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? आवेदन पत्र ने निवेदन पत्र। इसका मतलब ये होता है कि जब मेमोरेंडम बनाते तो मेमोरेंडम को अपने जैसे देश का कॉन्स्टिट्यूशन यानी बंधारण होता है ना, वैसे कंपनी को चलाने वाला मेमोरेंडम होता है। जबकि आर्टिकल कंपनी के इंटरनल रिलेशन बताता है, यानी कंपनी के मेंबर्स के साथ में कंपनी के रिलेशन आर्टिकल्स बताता है। बाहर वालों के साथ में रिलेशन कौन बताएगा? मेमोरेंडम बताएगा। ओके, मेमोरेंडम में जो लिखा हो ना उसके बाहर का अगर कोई भी चीज करते हैं उसको अल्ट्रा वायरस बोला जाता है। यानी वो अगर कोई भी काम किए तो इसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए कंपनी का वो इंसान जिम्मेदार है जिसने वो काम चालू किया था, राइट। फिर उसके बाद में देखो बुक्स ऑफ अकाउंट जो ऊपर अपने देखी वो, उसके बाद में की मैनेजरियल पर्सनल किसको बोला जाता है? वो लोग जिसके नाम से कंपनी चलती है या जिसके काम से कंपनी चलती है, उनके बिना कंपनी का चलना बहुत मुश्किल है, उसको की मैनेजरियल पर्सनल बोला जाता है। याद रखो इनके लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी ली जाती है कि अगर इनको कुछ हो जाए तो कंपनी को नुकसान से बचाने के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इनकी भी ली जाती है। फिर कॉन्ट्रैक्ट जो भी किए गए जिसके अंदर डायरेक्टर्स इन्वॉल्व है, देखो ये दो मैंने क्यों टिक करा है, डायरेक्टर्स इन्वॉल्व हो ना वो ऊपर आएगा स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स में, राइट। लेकिन उसके अलावा जो दूसरे कॉन्ट्रैक्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग से होता है। देखो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट जो अपने सम्स के अंदर कर रहे थे वो, शेयर कॉल बुक यानी पहला कॉल कब मंगवाया, अलॉटमेंट कब हुआ, इसके सारे रिकॉर्ड। फिर उसके बाद में डिबेंचर इंटरेस्ट कब कब पे किया उसके बारे में बताना है। फिर एजेंडा बुक, एजेंडा क्या होता है कि जब मीटिंग होती है ना तो ऐसा नहीं चलो चले जाते हैं और कोई भी चीज वहां पे डिस्कस होगी ना। जब मीटिंग होती है ना बोर्ड की, तो आपको एजेंडा पहले से बता दिया जाता है कि इस मीटिंग के अंदर कौन से पॉइंट डिस्कस होंगे, उसके बाहर का कुछ भी डिस्कस नहीं हो सकता, उसमें जो लिखा है ना वही डिस्कस हो सकता है। तो वो एजेंडा बुक होती है कि हर मीटिंग का एजेंडा क्या रखा गया था। ये कभी भी अगर कंपनी के ऊपर किसी भी तरह का केस हो तो उस एजेंडा बुक को अपने प्रूफ की तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट के अंदर। फिर रजिस्टर ऑफ सील डॉक्यूमेंट, ये कौन से डॉक्यूमेंट जो अभी तक खोले ही नहीं गए, सील डॉक्यूमेंट ऐसे के वैसे ही। और पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है कि अगर कोई डायरेक्टर या कंपनी ने किसी को पावर ऑफ अटर्नी दी है इसलिए कि कंपनी चल पाए किसी की एब्सेंस के अंदर, तो वो पावर ऑफ अटर्नी का भी रजिस्टर होता है, क्योंकि कब कब कौन इंसान रिस्पॉन्सिबल था इससे यहाँ पता चलता है आपको। अभी आज के लिए लास्ट वाला देखो, प्रोस्पेक्टस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्टस इज एन ऑफर डॉक्यूमेंट, एमसीक्यू साइड पे लिख दो। In case of a public issue which has all relevant details including price and number of shares or convertible securities being offered, सब आ गया इसके अंदर। यानी याद रखो, आप अगर आज आज समझो कि लास्ट डे, आज अगर आप न्यूज़पेपर में आप देखोगे ने तो ओला के, आज ओला इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड के ने शेयर्स की एडवर्टाइजमेंट होगी, उसमें सबसे पहले हेडिंग पे पढ़ना, उन्होंने लिखा होगा कि दिस इज एन एडवर्टाइजमेंट नॉट अ प्रोस्पेक्टस, फॉर डिटेल प्रोस्पेक्टस प्लीज रीड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। फिर वो कंपनी की वेबसाइट का नाम लिखेंगे और सेबी की वेबसाइट का नाम लिखेंगे, ये दो जगह पे, और एनएसएल नेशनल सिक्योरिटीज लिमिटेड और एनडीएसएल इस तरह की वेबसाइट के ऊपर भी आप इसका सॉरी प्रोस्पेक्टस पूरा पढ़ सकते हो। हमारे यहाँ पे अगर शेयर का ध्यान ध्यान देना बराबर से, शेयर के अंदर कितने शेयर इश्यू किए गए वो नहीं लिखा हो, कौन सी प्राइस पे इश्यू किए गए नहीं लिखा हो, खाली प्राइस बैंड लिखा हो। कि अभी देखो ओला की बात करें तो 72 रुपीज से लेके 76 के बीच में प्राइस बैंड रखा है, प्राइस बैंड रखा है खाली, कि इनके बीच में कोई भी प्राइस एक्सेप्ट करेंगे हम, तो 76 वाली अगर प्राइस हो ने तो ही नॉर्मली एक्सेप्ट किया जाता है, यानी हायर लिमिटेड एक्सेप्ट की जाती है। तो जहाँ पे क्या ना लिखा हो, जहाँ पे
नंबर ऑफ शेयर कितने इशू किए गए वो ना लिखाओ, कितनी कैपिटल आप इशू कर रहे हो वही खाली लिखाओ, लेकिन साथ में आपको प्राइस भी पता नहीं है अभी, खाली प्राइस का एक बैंड दिया गया है कि 72 से 76। तब आप रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करोगे। तब आप कौन सा प्रोस्पेक्टस इशू करोगे? रेड हेरिंग। रेड हेरिंग हियरिंग नहीं है, HERRING आगे आएगा देखो। दिस डॉक्यूमेंट इज रजिस्टर विद रजिस्टर ऑफ कंपनीज, लेकिन कब? इश्यू ओपन होने से पहले। लेकिन ये रजिस्टर करना कंपलसरी कब होता है? जब फिक्स प्राइस इश्यू होता है इन्हें, तब। एंड ऑल्टर द क्लोजर ऑफ द इश्यू इन केस ऑफ अ बुक बिल्ड इशू। बुक बिल्ड का मतलब क्या होता है कि आप इक्विटी शेयर, आपके पास स्टॉक है, आपके पास बहुत ज्यादा कैपिटल क्रिएट हो गई है, अब आप क्या करते हो? उसको शेयर में कन्वर्ट कर रहे हो, तो उसको बुक बिल्डिंग बोला जाता है। उसको शेयर में कन्वर्ट कर दो, उसको क्या बोलेंगे? अपने बुक बिल्डिंग बोला जाता है। इसमें नॉर्मली अपने मार्केट में शेयर इश्यू नहीं करते हैं, बराबर, लेकिन हम इंस्टीट्यूशनल बायर के पास से ऐसे पैसे ले लेते। ऑफर डॉक्यूमेंट इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स ऑल द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी। कंपनी की सही और गलत दोनों बातें लिखी होती है, इसीलिए प्रोस्पेक्टस को क्या बोला जाता है? प्रोस्पेक्टस को अपने मिरर बोलते, मिरर यानी जैसी कंपनी ने वैसी एग्जैक्टली उसके अंदर दिखेगी। उसमें कोई भी चीज प्रोस्पेक्टस में अगर किसी ने गलत लिखा ने, तो जिसने गलत लिखा उसको 7 साल की जेल और 5 लाख तक का जुर्माना है, और ये दोनों साथ में भी हो सकते हैं। याद रखो, ये नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस बोला, इसके अंदर बेल नहीं होती है, यानी इसमें जमानत नहीं हो सकती किसी की भी, समझे? ये फाइनेंस के अंदर, क्योंकि करोड़ों लोगों के साथ में तुम चीटिंग करते हो कुछ भी गलत लिख के, बराबर नहीं? प्रमोटर्स प्रोजेक्ट्स फाइनेंशियल डिटेल्स ऑब्जेक्ट, यानी किस मकसद से पैसे मांगे गए लोगों के पास से। कंपनी के प्रमोटर्स यानी कंपनी को स्टार्ट करने वाले कौन है, कंपनी के प्रोजेक्ट क्या है, बराबर। कंपनी की फाइनेंशियल डिटेल, इसके पास फाइनेंशियल डिटेल में क्या होता है खास करके सबसे इंपॉर्टेंट? एक तो ईपीएस होता है, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के ऊपर कंपनी ने क्या कमाया, और प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो क्या बताता है कि मार्केट में जो शेयर की प्राइस चल रही है उसके सामने तुम्हारे अर्निंग कितने हैं, यानी कितना गुना ज्यादा मार्केट में प्राइस है वो बताया जाता है। ऑफर डॉक्यूमेंट को अपने प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। देखो, ऑफर डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस बन जाता है अपने आप जब तुम पब्लिक में इश्यू करते हो, लेकिन अगर तुम पब्लिक में इश्यू नहीं करोगे तब तक उसको क्या बोला जाएगा? सिर्फ ऑफर डॉक्यूमेंट बोला जाएगा। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इज अ प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट हैव डिटेल्स। मैंने अभी बताया, प्राइस ना लिखियो, नंबर ऑफ शेयर्स ना लिखियो, और अमाउंट भी ना लिखियो, तीनों चीजें ना लिखियो। पर प्राइस बैंड होता है उसके अंदर, प्राइस की लिमिट होती है कि भाई 72 से 76 के बीच में शेयर इशू किया गया। दिस मीन्स दैट इन केस प्राइस इज नॉट डिस्क्लोज, द नंबर ऑफ शेयर्स इन, लिखा देखो लिखा है ने, अपर एंड लोअर प्राइस बैंड, वो डिस्क्लोज किया गया है, यानी वो बताया जाता है कि अपर प्राइस और लोअर प्राइस क्या है। ऑन द अदर एंड एन इश्यूर कैन स्टेट द साइज इशू एंड द नंबर ऑफ शेयर्स इज डिटरमाइंड लेटर। वो ये बोल सकते हैं कि हमको 4 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करने हैं, वो ऐसा बोल सकता है, लेकिन कितने शेयर आएंगे वो नहीं बोलेगा, क्योंकि वो तो किस पे डिपेंड करता है? तुम्हारी प्राइस बैंड में से कौन सी प्राइस बैंड तुम सिलेक्ट कर दो उस पर डिपेंड करता है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, उसको रजिस्ट्रार के पास अपने फाइल कर सकते हैं विदाउट द प्राइस बैंड, एंड द इश्यूअर इन सच अ केस will notify the floor price and a price band by way of an advertisement 1 day prior to the opening of the issue। ये एडवर्टाइजमेंट देखो, जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ध्यान देना बराबर से, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को जब मैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल करता हूं तब मुझे उसके अंदर प्राइस लिखने की जरूरत नहीं है, पर मैं उसका प्राइस बैंड है ना वो इशू के एक दिन पहले एडवर्टाइजमेंट देके पेपर में दे दूंगा, बराबर, तो भी चलता है इसके अंदर। इन केस ऑफ अ बुक बिल्ड इशू, इट इज अ प्रोसेस of price discovery and price cannot be determined until the bidding process is completed। बुक बिल्ड इश्यू में क्या होता है, प्राइस तब तक नहीं डिक्लेयर कर की जाती जब तक अपने पूरा का पूरा क्या करे, पूरा का पूरा इश्यू कंप्लीट ना हो जाए हमारा। Hence the details are not shown in the red herring prospectus filed with ROC in terms of provisions of the Companies Act। Only on completion of the bidding process the details of the final prices are included in the offer document। तो ऑफर डॉक्यूमेंट वापिस बोल रहा हूँ, ऑफर डॉक्यूमेंट अगर तुम्हारे पास रखोगे और अंदर अंदर पैसे इकट्ठा कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुमने रजिस्ट्रार के पास फाइल किया तो वो प्रोस्पेक्टस बन जाता। प्रोस्पेक्टस तभी फाइल करना है जब आप मार्केट में पैसा इश्यू करना चाहते हो। अब ये ने देखो लास्ट आता है आसबा।
इसके बाद में अकाउंटिंग को शेयर स्टार्ट होता है। तो ये अपने कंप्लीट कर लेते हैं। एक ये फुल फॉर्म आएगा, साइड पे लिख दो, इंपॉर्टेंट। ये फुल फॉर्म आएगा इसका, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ASBA। ASBA means application supported by blocked amount. ASBA is an application by an investor containing an authorization to block। देखो क्या होता है कि आज मैंने शेयर के लिए अप्लाई किया, ध्यान देना, तो मेरे अकाउंट में से पैसे कटेंगे नहीं, मेरे अकाउंट में पैसे ब्लॉक हो जाएंगे। वो तब तक ब्लॉक रहेंगे ना जब तक डिसाइड नहीं होता कि कंपनी मुझे शेयर अलॉट करेगी कि नहीं करेगी। अगर कंपनी मुझे शेयर अलॉट नहीं करेगी तो वो जो ब्लॉक अमाउंट है वो अनब्लॉक हो जाएगा, मतलब वापस वो पैसे मेरे अकाउंट के अंदर मैं यूज कर पाऊंगा, उस तरह से आ जाएंगे। लेकिन अगर, ध्यान देना, लेकिन अगर कंपनी क्या करती है, मेरे शेयर्स मुझे अलॉट कर देती है, तो वो पैसा मेरे अकाउंट में से उस दिन कट होगा जब मुझे अलॉट किया जाएगा, तब कट होगा। लेकिन अगर अलॉटमेंट नहीं होता तो वो पैसा वापस अनब्लॉक हो जाएगा, यानी मतलब वो पैसा तुम्हारे अकाउंट में से तभी जाएगा जब तुमको अलॉटमेंट किया जाएगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं हुआ तो आपके अकाउंट में से पैसा कट नहीं होगा, खाली ब्लॉक होगा। यानी वो पैसा आप यूज नहीं कर सकते जब तक कंपनी डिसाइड ना करे, यानी आप विड्रॉ नहीं कर सकते वो पैसा, अकाउंट में से वो पैसा निकाल नहीं सकते, वो ब्लॉक रहेगा। इसको ये कहाँ लिखा जाता है, अनक्लियर बैलेंस के अंदर बैंक लिखती है कि ये तुम्हारा अमाउंट जो है ना ब्लॉक या तो अनक्लियर्ड है। ये तब तक रहेगा जब तक अपने अलॉटमेंट नहीं होगा। लेकिन अगर अलॉटमेंट तुम्हारी फेवर में हुआ, यानी तुमको शेयर मिले, तो पैसा कट जाएगा अकाउंट में से। लेकिन अगर आपको अलॉटमेंट नहीं किया गया तो जैसे ही कंपनी डिसाइड करेगी अलॉटमेंट नहीं हुआ, तो उसके विद इन 12 to 24 आवर्स के अंदर आपके अकाउंट में वो पैसे वापस अनब्लॉक हो जाएंगे और वो आपके मेन बैलेंस के अंदर दिखने लगेंगे। ये आसबा का कंसेप्ट है, राइट। इसका फुल फॉर्म याद रखना, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। सपोर्टेड के बाद बाय है, ब्लॉक्ड अमाउंट। सेबी ने ये प्रोसेस पब्लिक इशू के लिए इशू किया था। अब बात समझो, अब आसबा ने यूपीआई के साथ कनेक्टेड है, यानी आप अगर शेयर में अप्लाई करना चाहते हो तो दो तरीके से, एक फिजिकली अप्लाई कर सकते हैं बैंक में जाके फॉर्म भर के, राइट, या दूसरा क्या करेंगे अपने, दूसरा अपने आसबा यानी यूपीआई से डायरेक्टली पेमेंट कर दो। यूपीआई में आप आईपीओ, याद रखो, यूपीआई और आसबा दोनों कनेक्टेड हो गया। अब आपको पेमेंट करना है शेयर्स के अंदर तो कैसे करना है, यूपीआई से ही करना है, जब भी नए शेयर अपने परचेज करना हो तब। ओके, अब लास्ट दो लाइन पढ़े इसके अंदर, आसबा प्रोसेस इज अवेलेबल इन ऑल पब्लिक इश्यूज मेड थ्रू द बुक बिल्डिंग रूट एज वेल एज फॉर द राइट इश्यूज। आसबा को एग्जिस्ट विद द करंट प्रोसेस वेर इन चेक इज इशूड। याद रखो, अभी भी चेक इशू किया जा सकता है, अभी भी आप चेक से पेमेंट कर सकते हो, राइट। So underwriting of shares मतलब, underwriting is an agreement to subscribe to the securities of a body corporate। अंडरलाइन करो बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड को। बॉडी कॉर्पोरेट में कौन आता है, जो भी रजिस्टर्ड की जाए ना और जिसके अंदर ऑनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग लोगों के हाथ में हो, उसको बॉडी कॉर्पोरेट बोला जाता है। इसमें कंपनीज आती है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आती है। When existing shareholders of the corporate or the public do not subscribe to the securities offered to them, यानी हम जब शेयर्स इशू करते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं या कोई भी दूसरी सिक्योरिटी मार्केट में इशू करते हैं, तो ये गारंटी नहीं होगी कि उसका सब्सक्रिप्शन फुल हो जाएगा। तो कई बार अगर पैसे ना मिले तो कंपनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन ना मिलने के कारण अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाती। तो इन कंडीशन के अंदर अंडरराइटर्स काम लगते हैं कि जब भी कंपनी गोज इन फॉर एन आईपीओ, एमसीक्यू में पूछा जाता है फुल फॉर्म, इनिशियल पब्लिक ऑफर, it may face certain uncertainty about whether its offer of shares or other securities will be subscribed in full or not, यानी उसके शेयर्स के पैसे आएंगे या नहीं आएंगे। If the public issue does not get fully subscribed, the project for which the funds are being raised cannot be implemented। यानी ये जो है ना एमसीक्यू 90% है ना, मिनिमम सब्सक्रिप्शन आना चाहिए। अगर कंपनी इज नॉट एबल टू कलेक्ट 90% of the offer amount, then it needs to compulsorily return
द मनी टू दोज हु हैव सब्सक्राइब टू द शेयर्स, यानी जिन्होंने पैसे दिए उनको पैसे वापस रिटर्न कर देने पड़ेंगे अगर 90% भी सब्सक्राइब ना हुए हो तो अवॉइड द रिस्क ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडरलाइन करो, अंडर सब्सक्रिप्शन के रिस्क को अवॉइड करना है। कंपनीज में सीख द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज ग्रुप, जिसको अपने रिस्क रिडीमर्स या तो अंडर राइटर्स बोलते हैं, रिस्क रिडीमर यानी रिस्क को बेयर करने वाले। द फंक्शन ऑफ द अंडर राइटर इज टू अरेंज सब्सक्रिप्शन ऑफ फ्लोटेड शेयर्स यानी अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स। अब अंडरराइटिंग is a process which refers to a definite and unambiguous यानी clear, ambiguous यानी unclear होता है और unambiguous का मतलब clear assurance by underwriters to take up a fixed number of shares of a company irrespective of shares subscribed for by company public, यानी पब्लिक शेयर खरीदे या ना खरीदे, इनके तरफ से गारंटी मिलती है कि हम इतने शेयर्स खरीदेंगे। 90%, अगर मैंने समझो 1 करोड़ इशू किया, उसके 90% मुझे मिलने चाहिए, यानी 90 लाख अगर ना आए तो कंपनी को शेयर से वापिस करने पड़े। कंपनी के शेयर वापिस कर दो यानी पैसे वापिस कर देने के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब कंपनी अपने इशू को कभी भी इन फ्यूचर दूसरी बार इशू करेगी, लेकिन अभी का इशू फेल हो गया यानी शेयर कैंसिल सब। इन सच केसेस अंडरराइटर्स आर कमिटेड टू सब्सक्राइब टू, अंडरलाइन करो, प्री एग्रीड नंबर ऑफ शेयर्स, यानी उन्होंने पहले से फॉर्म अंडरराइटिंग करके रखा होता है या तो उन्होंने गारंटी दे के रखी होती है, अलॉन्ग विद अनसब्सक्राइब शेयर्स और डिबेंचर्स इफ एनी। मतलब वो सिर्फ जो शेयर, अबे नहीं यहाँ कंफ्यूजन है, लोग समझते कि कोई अगर खरीदेगा नहीं तो ये खरीदेंगे, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें कैसा होता है कि अगर समझो कि किसी ने शेयर नहीं खरीदे तो भी अंडर राइटर्स ने जो गारंटी पहले से दे के रखी है वो शेयर तो खरीदने पड़ेंगे, प्लस जो नहीं खरीदे वो भी खरीदने पड़ेंगे। दो तरह के शेयर्स होते हैं, राइट, यानी जिसकी गारंटी दी है वो तो खरीदेंगे, चाहे पूरा फुलफिलमेंट भी हो जाए ना सब्सक्रिप्शन का तो भी, राइट। तो इवन इफ इश्यू ऑफ शेयर्स इज लिखा है, देखो, ओवर सब्सक्राइब, अंडरराइटर्स आर लायबल टू टेक अप द डिसाइडेड नंबर ऑफ शेयर्स, यानी उनको कुछ शेयर तो खरीदने ही पड़ेंगे जिनकी उन्होंने पहले से गारंटी दी। अब ये जो है ना डिफरेंस, 2 मार्क का क्वेश्चन, अंडरराइटर्स और ब्रोकर्स के बीच में क्या डिफरेंस है। ब्रोकर्स मेनली प्रॉमिस टू अटेम्प्ट टू सिक्योर सब्सक्रिप्शन, अटेम्प्ट यानी ये सिर्फ कोशिश करते हैं, किसके बारे में, कि तुम्हारे सारे शेयर्स बिक जाए। तुम्हारी कंपनी ने जब शेयर्स इशू किए तो उस कंपनी के सारे शेयर्स मार्केट में बिक जाए, उसका अश्योरेंस आपको किससे मिलेगा, खाली प्रॉमिस मिलेगी ब्रोकर से, लेकिन वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। किस बात के लिए, अगर कोई नहीं खरीदे तो इनके पास ये गारंटी नहीं होती कि ये खरीद लेंगे ऐसा, तो ब्रोकर्स खाली ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। ब्रोकर्स ओनली ब्रोकर सब्सक्रिप्शन फॉर शेयर्स फ्रॉम पब्लिक ऑन कंपनीज बिहाफ, यानी वो दलाली जैसा काम करते हैं, यानी अगर किसी को शेयर्स बेचने हो तो इनको बुलाया जाए, यानी द रेम्यूनरेशन दे गेट फॉर देयर सर्विस रेंडर्ड टू द कंपनी इज नोन एज ब्रोकरेज। Underwriters are individual or institutions. Underwriting a public issue of shares. The underwriters may be individual, partnership firm or joint stock company. कोई भी हो सकता है ये। joint specialized institution जिसको गवर्नमेंट ने सेटअप किया है उसको भी इसके अंदर अपने इंक्लूड कर सकता है अंडरराइटिंग में। इसमें जो स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिखा है ना, इसमें कौन आता है, LIC, ICICI बैंक नहीं, LIC और ICICI ये ऐसी बड़ी इंस्टीट्यूशन GIIC है, ऐसी कंपनीज है ना, वो कंपनी के शेयर्स को अंडरराइट करने का काम करती है। नाउ टाइप्स ऑफ अंडरराइटिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और MCQ भी इसमें आता है। दो तरह के अंडरराइटिंग्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो लिखा है वो है कंप्लीट अंडरराइटिंग। इन केस ऑफ कंप्लीट अंडरराइटिंग द होल इश्यू ऑफ शेयर्स इज अंडर रिटन। हमने 3 सम देखे थे, जब सम किया था उस वक्त 3 सम देखे थे, उसमें से पहला और दूसरा सम था ना वो कंप्लीट अंडरराइटिंग का था।
पहले सम के अंदर अपने ये देखा था, दूसरे में 30 लाख के शेयर इशू किए, उसको 3:2:1 के अंदर कंप्लीट अंडर राइट किया। मतलब एक ने गारंटी दी कि 15 लाख शेयर्स वो खरीद लेगा अगर कोई ना खरीदे तो, दूसरे ने गारंटी दी कि 10 लाख, और तीसरे ने 5 लाख की गारंटी दी, ऐसा। जबकि पहला जो सम था ने, उसके अंदर अपने 20,000 शेयर्स इशू किए थे, राइट। उसमें भी 10,000, 6,000, 4,000 डायरेक्टली, यानी पूरे शेयर्स को अंडर राइट किया था, एक भी शेयर इसमें से बाकी नहीं रहता। लेकिन जो तीसरा वाला क्वेश्चन था ना, उसमें लिखा था 75% इशू अंडर रिटर्न, उसको अपने पार्शियल अंडर राइटिंग बोलते हो। यानी जिसमें पूरे शेयर्स अंडर राइट ना किए जाए वो पार्शियल है, और जिसमें सारे शेयर्स अंडर राइट किए जाए उसको क्या बोलेंगे, अपने कंप्लीट अंडर राइटिंग बोलेंगे। इट मे बी अंडर रिटन बाय सिंगल फर्म or institution agreeing to take the complete risk. It can also be done by multiple firms or institution together, each agreeing to take the risk only to a limited extent. यानी इसमें याद रखो, होल इशू तो कंप्लीट अंडर राइटिंग, लेकिन ओनली अ पार्ट ऑफ शेयर इशू है ना, तो उसको पार्शियल अंडर राइटिंग बोलेंगे। सिंपल है ये। अब अंडर राइटिंग कमीशन, इट इज द कंसिडरेशन, कंसिडरेशन मतलब रिटर्न, RETURN, रिटर्न, which is payable to underwriters for the for underwriting an issue of shares of a company. Underwriting commission is paid at a specified rate on the issue price of the whole of the shares underwritten, whether the underwriters are called upon to take up any shares or not. यानी अगर अंडरराइटिंग कमीशन, आपको याद रखो, मैंने जब सेकंड सम कराया था तब मैंने आपको बोला था कि किस तरह से उसके ऊपर पूरा अमाउंट है ना, उसके ऊपर अंडरराइटिंग कमीशन मिलता है। यानी अगर उसने 15 लाख शेयर्स की गारंटी दी है, तो उसने 15 लाख शेयर्स के ऊपर अंडर राइटिंग कमीशन मिलना है। हम ये नहीं देखेंगे कि उसने शेयर परचेज कितने किए, उसके ऊपर कमीशन नहीं मिलता। कमीशन फुल गारंटी के ऊपर मिलता है, और वो भी कौन सी प्राइस के ऊपर, अंडरलाइन करना, इशू प्राइस के ऊपर। इशू प्राइस यानी मतलब फेस वैल्यू प्लस तुम्हारा प्रीमियम हो ना, वो प्रीमियम भी इसके अंदर आ गया है, राइट। वेदर द अंडरराइटर्स आर कॉल अपॉन टू टेक अप एनी शेयर्स और नॉट। जो इशू प्राइस है ना, उसको सर्कल करो और साइड पे MCQ लिखो, ये इंपॉर्टेंट MCQ है। इन टोटालिटी द रिस्क बोर बाय अंडरराइटर्स बेयर्स देम द फ्रूट ऑफ कमीशन। यानी जो रिस्क लेते हैं उसके सामने उनको कमीशन मिलता है। अंडरराइटिंग कमीशन ब्रोकरेज अमाउंट के साथ अलग से मिलता है, लेकिन ब्रोकरेज और अंडरराइटिंग कमीशन दोनों अलग अलग होते हैं। अब ये देखो, पेमेंट के लिए सेक्शन 40 सब सेक्शन 6 के अंदर बताया गया, प्रोवाइड्स दैट द कंपनी may pay commission to any person in connection with the subscription or procurement of subscription to its securities, whether absolute or conditional। absolute का मतलब अनकंडीशनल, और कंडीशनल मतलब शर्त के साथ। कोई कंडीशन रखी गई, शर्त रखी गई हो तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, एब्सोल्यूट लिखा है, मतलब कोई भी शर्त के बिना भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेमेंट ऑफ अंडरराइटिंग कमीशन समझना हो तो सबसे पहले उसको ऑथोराइज किस में किया जाता है, MCQ, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। कल से मैं समझा रहा हूँ कि आर्टिकल्स कितनी चीज़ों को ऑथोराइज करेगा, अंडरराइटिंग को, बोनस को, और बाईबैक को, इवन राइट इशू को भी उसके अंदर आएगा, वो भी अपने देखेंगे अभी। देखो, द कमीशन में बी पेड आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ इशू ऑफ द इशू। यानी जो पैसे आते हैं ना, उसमें से कमीशन पे करो। तुमने शेयर इशू किए, उसके पैसे आएंगे। प्रोसीड यानी जो पैसा आता है उसको अपने इनकम बोलते हैं, इनकम को अपने बोलेंगे यहाँ पे रिसीव्ड इनकम, जो बोले रिसीव्ड मनी को प्रोसीड बोलते हैं, बराबर ना। और प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, या तो तुम्हारे पास पुराना प्रॉफिट जमा है या दोनों साथ में। अब मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ के शेयर्स के अंदर मैक्सिमम परमिसिबल अमाउंट कितनी है, 5% ऑफ द प्राइस जिसके ऊपर शेयर्स इशू किए जाते हैं। और जो डिबेंचर्स है ना, उसके ऊपर 2.5% होते हैं। याद रखो, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। 5% किसके ऊपर है, ये दोनों MCQ है, दो में से एक होगा, होगा और होगा ही। और दूसरा भी एक बताऊंगा तुमको अभी। तो ये 5%
किसके लिए? शेयर्स के लिए। और 2.5% किसके लिए? डिबेंचर्स के लिए। ऑफ द प्राइस एट विच द डिबेंचर्स आर इशूड और एज स्पेसिफाइड इन द कंपनीज आर्टिकल्स विच एवर इज लेस। द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी शैल डिस्क्लोज। अब प्रोस्पेक्टस याद रखो, आर्टिकल्स मंजूरी कर देगा कि आप अंडरराइटिंग के अंदर कितना कमीशन दोगे, लेकिन प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा कि अंडरराइटर्स के नाम कौन क्या क्या है, रेट और अमाउंट कमीशन का कितना पेएबल है, एंड द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ सिक्योरिटीज विच इज टू बी अंडर रिटन और सब्सक्राइब बाय अंडरराइटर एब्सोल्युटली और कंडीशनली। कितनी सिक्योरिटीज को अंडरराइट करने के लिए रेडी है। ध्यान देना, मोस्ट इंपोर्टेंट ये लाइन, दे शेल नॉट बी paid commission to any underwriter on securities which are not offered to the public for subscription। जब तक आईपीओ नहीं आएगा या जब तक एनएफओ न्यू फंड ऑफर नहीं आएगी मार्केट में, तब तक तुम क्या नहीं, कमीशन पे नहीं कर सकते उसके ऊपर। अ कॉपी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी इसका कॉन्ट्रैक्ट जो किया अंडरराइटर्स के साथ में, उसकी कॉपी आपको रजिस्ट्रार को भेजनी पड़ेगी। लेकिन कब भेजनी है? जब तुम प्रोस्पेक्टस को वहां पे रजिस्टर करा दो ना, एग्जैक्टली उसी टाइम के ऊपर आपको ये कॉपी भी भेजनी पड़ेगी कॉन्ट्रैक्ट की। तो यहाँ पे आगे वही बात बताई गई है कि लेस हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। राइट, कमीशन की बात करें तो कितना कमीशन लिखा है? 5% ऑफ इशू प्राइस इन केस ऑफ शेयर्स। तो कोई नॉमिनल वैल्यू ना समझे, अगर 10 रुपए का शेयर 15 रुपए में इशू किया गया तो कुछ लिखा ना हो क्वेश्चन के अंदर, तो 15 रुपए के ऊपर है आपको क्या करना है? कमीशन पे करना है, बराबर नहीं। एंड 2.5% इन केस ऑफ डिबेंचर्स। फिर मार्क्ड एंड अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ये भी आता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ये भी। व्हेन शेयर्स इशू ऑफ अ कंपनी इज अंडररिटन बाय 2 और मोर पर्संस। अब अकेला एक अंडर राइटर हो ने तो मार्क्ड अनमार्क्ड की झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर एक से ज्यादा अंडर राइटर्स होते हैं तो एप्लीकेशन के ऊपर इन्हें सिक्का मारा जाता है। किसका सिक्का मारते हैं? अंडर राइटर खुद के नाम का, जिससे पता चले कि उसके नाम से कितने लोगों ने शेयर खरीदे। राइट, ये जरूरी है क्योंकि इससे क्या पता चलता है, अगर 3-4 अंडर राइटर होते तो किसने कितने शेयर्स अभी तक सब्सक्राइब करवाए या खुद ने किए, ये दोनों एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मार्क्ड एप्लीकेशन टोटल लायबिलिटी में से माइनस हो जाती है, क्योंकि अपने सम्स के अंदर देखा था कि ग्रॉस लायबिलिटी होती है। ग्रॉस लायबिलिटी के बाद अपने क्या देखते हैं? मार्क्ड एप्लीकेशन प्लस अनमार्क्ड एप्लीकेशन, इन दोनों को माइनस करके अपने को नेट लायबिलिटी मिलती है। If it is not done, it would be difficult, very difficult for the company to determine the number of applications from each underwriter, and in turn, it will become an issue in determining the liability of each of the underwriters। यानी किसने कितने शेयर्स खरीदे वो कैसे पता चलेगा? जब तक तुमको पता ही ना हो कि अंडरराइटर की तरफ से कितनी एप्लीकेशंस आई है, तो वो पता करने के लिए हम क्या करते हैं? मार्क्ड एप्लीकेशन का कंसेप्ट इसमें इंक्लूड करते हैं। Hence, marked applications are the ones bearing stamp of respective underwriters, while the applications received directly by the company and which do not bear the stamp, जिसके ऊपर कोई भी सिक्का ना लगा हो और कंपनी की तरफ डायरेक्टली कोई शेयर होल्डर वो पैसे भर रहा है, तो उसको अपने क्या बोलेंगे? अनमार्क्ड एप्लीकेशन बोलेंगे। इफ द एंटायर शेयर इशू इज अंडररिटन बाय अ सिंगल अंडरराइटर, मार्किंग ऑफ एप्लीकेशन क्या हो जाता है? इमटेरियल, बराबर है, समझे ना? क्योंकि इसमें मार्किंग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारे शेयर एक जन को परचेस करने के हैं, इसलिए। सिंस इज टू गेट पेड फॉर ऑल द एप्लीकेशंस वेदर सेंड थ्रू हिम और रिसीव डायरेक्टली व्हाइल डिटरमाइनिंग इज लायबिलिटी। व्हेन द शेयर्स इशू इज अंडररिटन बाय मोर देन वन अंडरराइटर, तो फिर उनके बीच में रिस्क कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? एग्रीड रेशियो के अंदर, जो आगे मैंने बताया था कल परसों सम के अंदर आपने देखा 3:2:1, या पहले सम के अंदर 5:3:2, वो रेशियो पहले से एग्रीड होता है। अब ये इंपॉर्टेंट है फॉर्म अंडरराइटिंग, खाली एमसीक्यू के लिए देखो। इन केस ऑफ फॉर्म अंडरराइटिंग, द अंडरराइटर्स टेक अप एग्रीड नंबर ऑफ शेयर्स टू बी फॉर्म अंडर रिटर्न इन एडिशन टू अनसब्सक्राइब शेयर्स इफ एनी। मैं आगे स्टार्टिंग में तुमको समझा रहा था कि अगर तुम फॉर्म अंडरराइटिंग करते हो ना, तो चाहे पब्लिक सारे के सारे शेयर्स भी क्यों ना खरीदने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन फिर भी आपने जितने शेयर्स की गारंटी दी है वो तो आपके खरीदने पड़ेंगे, प्लस
अगर कंपनी ने इश्यू किए शेयर्स तो पब्लिक नहीं खरीदती, तो जो उन्होंने नहीं खरीदना वो भी खरीदना पड़ेगा, यानी डबल लायबिलिटी हो जाती है इसमें। फर्म अंडर राइटिंग के अंदर डबल लायबिलिटी हो जाती है। इन सच एन इंस्टेंस एन अंडर राइटर इज नॉट अलाउड टू सेट ऑफ हिज फर्म अंडर राइटिंग अगेंस्ट हिज लायबिलिटी अदरवाइज डिटरमाइंड, यानी मतलब इस लायबिलिटी को सेट ऑफ नहीं कर सकते। इसका मतलब हम ऐसा नहीं मान सकते कि ये किसी ने भरे तो हमको फिर नहीं भरने के, ऐसा नहीं बोल सकते। ये पैसे, इसके शेयर्स हमको खरीदने ही पड़ते। He will then have to subscribe for both shares and the return firm and for shares which he has to take under the underwriting contract ignoring firm underwriting। यानी जो अंडरराइटिंग करना है वो तो करना ही है, प्लस ये फॉर्म अंडर राइटिंग के भी शेयर उसको खरीदने पड़ेंगे, यानी दो अलग अलग तरह के शेयर उसको खरीदने पड़ते हैं। तो ये तुम्हारा अंडर राइटिंग होता है। उसके बाद में बोनस देखें। तो इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स में देखें आप, द बोनस इश्यू रिफर्स टू कैपिटलाइजेशन, अंडरलाइन करो, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट। बाकी चलो, इट रिजल्ट्स इन, अंडरलाइन करो, कन्वर्जन ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस इनटू शेयर कैपिटल। यानी आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कैश में पैसा पड़ा हुआ है, तो इससे अपने क्या करेंगे, बोनस इशू अगर करते हैं तो इससे हमारी कैपिटल इंक्रीज होती है, और हमारे जितने भी रिजर्व एंड सरप्लस है उसका कैपिटल में कन्वर्जन यानी उसका कैपिटलाइजेशन हो जाता है, राइट। द पर्पज इज टू एंश्योर दैट इन द लॉन्ग रन इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कम्स क्लोजर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स। अब ये तो समझ में ना आए क्या लिखा है, पहले में लिखा है इक्विटी शेयर कैपिटल, बाद में लिखा है इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स। क्या होता है दोनों में फर्क? इक्विटी शेयर कैपिटल में खाली शेयर्स आते हैं, यानी खाली इक्विटी शेयर्स जो अपने देखते हैं वही, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर इक्विटी शेयर्स भी आते हैं प्लस रिजर्व एंड सरप्लस भी आती है। अब तुमने रिजर्व एंड सरप्लस को तुमने क्या कर दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया, तो मतलब दोनों धीमे धीमे इक्वल होते जाएंगे ना। जितनी कैपिटल है उतना फंड्स होता जाएगा इन द बिजनेस टू ब्रिंग इन सैंक्टिटी, सैंक्टिटी यानी प्योरिटी, यानी क्लियरनेस बोल सकते हो उसको, क्लैरिटी। To the issue of bonus shares, the Companies Act 2013 has introduced section 63। इसमें 5 चीजों के बारे में बताया गया है, किसमें से कंपनी बोनस इशू कर सकती है, किसमें से बोनस इशू नहीं कर सकती, और सेक्रेटरियल फॉर्मेलिटीज मतलब कंपनी सेक्रेटरी को कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी कंपनीज नॉट एलिजिबल है बोनस इशू करने के लिए, और एक बार बोनस तुमने इशू किया तो इसको वापस विड्रॉ नहीं कर सकते, बराबर, इशू करने के बाद इसको वापस विड्रॉ नहीं कर सकते। अब किसमें से तुम बोनस इशू कर सकते हो, तो फ्री रिजर्व ऑफ द कंपनी। अब फ्री रिजर्व का मतलब कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सॉरी कैपिटल रिजर्व खाली, फिर उसके बाद में जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो ये तुम्हारी फ्री रिजर्व्स के अंदर गिना जाता है। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और सीआरआर यानी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। अब आगे सोर्सेज किसमें से अपने नहीं यूज कर सकते हैं, तो बाय कैपिटलाइजेशन रिजर्व्स क्रिएटेड आउट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ असेट। इसका मतलब समझाता हूँ, 10 लाख की तुम्हारी असेट है, उसकी रीवैल्यूएशन मार्केट वैल्यू के हिसाब से करने गए तो पता चला कि उसकी वैल्यू अब 12 लाख रुपए की हो जाती है, पर असेट तुमने बेचनी नहीं है, तो 2 लाख एक्स्ट्रा तो मिलने वाले हैं नहीं, तो ये खाली एक अकाउंटिंग एंट्री है, इसमें कैश आती नहीं है। तो जहाँ कैश ना आए ने वो रिजर्व को सीआरआर में लिखेंगे जरूर, लेकिन उसको, सॉरी कैपिटल रिजर्व में लिखेंगे जरूर, लेकिन उसको अपने इसमें बोनस में यूज नहीं कर पाएंगे। और कंपनी
डिविडेंड की लीव का मतलब प्लेस। सेकंड में लिखा है कंपनी शैल नॉट इशू डिविडेंड इन प्लेस ऑफ डिविडेंड, नहीं शेयर्स इन प्लेस ऑफ डिविडेंड, यानी बोनस शेयर्स डिविडेंड के सामने नहीं, डिविडेंड अलग देना है, बोनस अलग देना है। अब सेक्रेटरियल फॉर्मेलिटीज, तो सबसे पहले आर्टिकल्स में ऑथोराइज होना चाहिए, उसके बाद में बोर्ड रिकमेंड करे, बोर्ड सिर्फ रिकमेंड करे कि हम ये इशू करना चाहते हैं, और उसको जनरल मीटिंग के अंदर, कोई भी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर उसको क्या करना पड़ता है, ऑथोराइज करना पड़ता है, यानी शेयर होल्डर से मंजूरी लेनी पड़ती है कि हम बोनस इशू करेंगे। अब कौन सी कंपनी बोनस इश्यू नहीं कर सकती, तो जिसने रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट के अंदर डिफॉल्ट किया हो। इसका मतलब क्या, कि हमने पब्लिक डिपॉजिट के पैसे इकट्ठा किए, लेकिन जो टाइम उसका पेमेंट का था उसके बाद भी 3 महीने गुजर जाने के बावजूद भी हमने उनको पैसे नहीं दिए, तो हम डिफॉल्टर में आ जाते हैं, तो हम बोनस इश्यू नहीं कर सकते। कारण सिंपल लॉजिक है कि तुम अपने लायबिलिटीज को पे नहीं कर रहे हो और अपने शेयर होल्डर्स को बोनस दे रहे हो, ये गलत है ना। इसी तरह से अगर आप इंटरेस्ट पे नहीं करते हो, लोन का इंटरेस्ट पे ना कराओ, डिपॉजिट का इंटरेस्ट पे ना किया हो, फिर डेट सिक्योरिटीज में जैसे डिबेंचर के पैसे रिडीम करने के टाइम हो चुका, लेकिन अभी तक तुमने उसके पैसे रिडीम ना किए हो, तो पहला हक तो डिबेंचर वालों का बनता है, तो फिर भी उसको हक ना मिले और तुम बोनस इशू कर दो, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। इसके बाद कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज का कोई भी पैसा बाकी रखा हो, जैसे सैलरी का पैसा बाकी हो, प्रोविडेंट फंड का पैसा बाकी हो, बोनस का पैसा बाकी हो, ग्रेचुइटी का पैसा बाकी हो, ग्रेचुइटी रिटायरमेंट बेनिफिट है, रिटायरमेंट के टाइम पे एम्प्लॉय को एक साथ में लमसम अमाउंट दिया जाता है। कोई भी पार्टली पेड अप शेयर्स हो ना, उसके ऊपर बोनस इश्यू नहीं किया जा सकता। इसीलिए अपने जब सम्स किए थे तो मैंने क्या बोला था कि पहले पार्टली पेड अप शेयर्स को फुल्ली पेड अप बनाया जाता है, बाद में उसके ऊपर बोनस इश्यू किया जाता है। अब एक बार तुमने बोनस को इश्यू किया तो उसके बाद में उसको विड्रॉ नहीं कर सकते, ये फिफ्थ के अंदर लिखा गया है। अब द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 2009 का रेगुलेशन देखो। These guidelines are applicable to existing listed company who shall forward a certificate duly signed by the issuer and duly countersigned by the statutory auditor or by a company secretary in practice to the effect that the terms and condition, मतलब इसके अंदर आपको एक सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा दो जन की तरफ से, एक तो तुम्हारा ऑडिटर या फिर तुम्हारा कंपनी सेक्रेटरी, दो में से कोई भी एक। क्योंकि याद रखो, जिम्मेदारी क्या बनती है कि सारी की सारी जितनी भी फॉर्मेलिटीज है, सारी फॉर्मेलिटीज हमने कंप्लीट की है, जो ऊपर के सारे रूल्स है वो सारे रूल्स फॉलो किए गए, और इसमें से कोई भी रूल बाकी नहीं छोड़ा गया। दूसरी बात, अगर इसमें से कोई भी चीज में गलती हुई तो रिस्पॉन्सिबल कौन, पहले कंपनी के ऊपर तो केस किया जाएगा, लेकिन जिसने साइन किया है ना वो ऑडिटर या तो कंपनी सेक्रेटरी, उसको प्रैक्टिस उसकी सस्पेंड कर दी जाएगी, उसके पास से उसका जो लाइसेंस या तो होता है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो सस्पेंड कर दिया जाएगा, वो कुछ महीनों तक प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर सीवियर क्राइम होता है, इसमें लगता है कि बहुत ज्यादा बड़ा फ्रॉड किया गया है, तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा, वो कभी भी जिंदगी में प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, प्लस उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाएंगे, वो अलग। इशू ऑफ बोनस शेयर्स आफ्टर पब्लिक, अब ये भी याद रखना है। No bonus issue shall be made which will dilute the value of rights of the holder of debenture convertible fully or partly, यानी डिबेंचर होल्डर के राइट को खराब करने वाले, डाइल्यूट करने वाले मतलब डिस्ट्रॉय करने वाले या तो कम करने वाले, बराबर नहीं। एक सीधी सी बात है, अपने नींबू का जूस होता है, लेमन जूस, उसको पानी में डाल के क्यों पीते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो उसको पानी में अपने डाइल्यूट करते हैं, मतलब इसकी स्ट्रेंथ को कम करना, उसको डाइल्यूट बोला जाता है। इसी तरह से डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड बोलते थे, जिसमें पानी ज्यादा भरा गया हो, बराबर, और ये येलोइश कलर का दिखता है, येलो टिंज वाला, जिसको अपने आ, जो बाथरूम के टाइल्स है उसको वॉश करने के लिए यूज करते हैं वो। तो ये डाइल्यूटेड का मतलब मैं तुमको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बार बार आएगा ये वर्ड। तो डाइल्यूटेड यानी अपनी इफेक्ट को कम कर देना, जो इफेक्ट है ना उसको कम कर देना, उसको डाइल्यूटिव बोला जाता है। तो यहाँ पे डिबेंचर होल्डर्स की कोई भी राइट को डाइल्यूट करने वाला हो ने, वैसा शेयर्स नहीं चलेगा।
दूसरा, बोनस इशू किया जाएगा जेन्युइनली किसके अंदर, फ्री रिजर्व्स के अंदर, जो प्रॉफिट में से या तो सिक्योरिटी प्रीमियम के कैश में कलेक्ट किए गए हो, नॉन कैश वाला इसमें नहीं चलता। और रिजर्व्स क्रिएटेड बाय रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट, वो तो आगे भी देखा, वो कैपिटलाइज नहीं कर सकते। डिक्लेरेशन इन लिeu ऑफ डिविडेंड भी नहीं कर सकते, वो भी आगे देखा। और द बोनस इशू इज नॉट मेड अनलेस द पार्टली पेड शेयर्स फुल्ली पेड अप किया जाए। द कंपनी हैज नॉट डिफॉल्टेड, वो भी आगे आ चुका है कि हम कोई भी फिक्स डिपॉजिट के प्रिंसिपल या तो इंटरेस्ट के अंदर डिफॉल्ट नहीं करते, मतलब उनको टाइम पे पैसा दे रहे। और हैज सफिशिएंट रीजन टू बिलीव दैट, उसने कोई भी कंपनी के स्टैट्यूटरी ड्यूज को यानी एम्प्लॉइज के ड्यूज को, जैसे ग्रेचुइटी, प्रोविडेंट फंड, बोनस, उसके पेमेंट के अंदर डिफॉल्ट नहीं किया है। अब एन इश्यूअर अनाउंसिंग अ बोनस issue after the approval of its board members and not requiring shareholders approval for capitalization of profit or reserve for making the bonus issue shall implement the bonus issue within 15 days from the date of approval of the issue by its board of directors। यानी जिस दिन तुमने अप्रूवल लिया ना उसके 15 दिन के अंदर आपको बोनस इशू कर देना चाहिए, ये याद रखना है, अंडरलाइन, वैसे भी एमसीक्यू है ही। और from the date of approval of the issue by its board of directors, provided that where the issuer is required to seek shareholders approval for capitalization of profit, तो उसके लिए 2 महीने का टाइम पीरियड है। अगर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल नहीं चाहिए, शेयर होल्डर्स का अप्रूवल नहीं चाहिए तो 15 दिन का टाइम पीरियड है, 15 दिनों का। लेकिन अगर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल है तो इसमें 2 महीने का टाइम पीरियड चाहिए। फिर सेकंड में देखो कि एक बार बोनस अनाउंस कर दिया तो उसको विड्रॉ नहीं कर सकते हो। There should be a provision in the articles of association, वो भी आगे अपने सीख चुके कि आर्टिकल में क्या लिखा जाना चाहिए कि या तो जनरल बॉडी मीटिंग मेकिंग प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल्स। लेकिन इसका मतलब ये पूरे क्लॉज का मतलब क्या होता है कि आर्टिकल्स में बोनस के बारे में प्रोविजन होना चाहिए, पर अगर नहीं होता है तो तुम आर्टिकल को चेंज कर सकते हो और बाद में बोनस इश्यू करें। लेकिन जब तक आर्टिकल के अंदर इसका प्रोविजन ना हो तब तक बोनस इश्यू करना इम्पॉसिबल है। आर्टिकल में लिखा ना हो तो बाद में जनरल मीटिंग के अंदर उसका रिजोल्यूशन पास करके आर्टिकल्स को सुधारा जा सकता है। आर्टिकल चेंज किया जा सकता है, मेमोरेंडम चेंज नहीं किया जा सकता। मेमोरेंडम में कुछ चीजें चेंजेबल है, पर उसका जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है ना वो कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता। कॉन्सिक्वेंट वही ना, कैपिटलाइजेशन जो है ना बोनस का मतलब पहली लाइन में क्या समझा कि रिजर्व एंड सरप्लस को कैपिटलाइज करो, यानी इसको कैपिटल में कन्वर्ट कर दो। तो बोनस इश्यू क्या करता है, रिजर्व एंड सरप्लस को कैपिटल में कन्वर्ट करता है, दैट इज नोन एज कैपिटलाइजेशन। Consequent to the issue of bonus shares, if the subscribed and paid up capital exceeds the authorized share capital, तो फिर आपको ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज करनी पड़ेगी। याद रखो, कंपनी शैल नेवर इश्यू एनी कैपिटल मोर देन इट्स ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा कैपिटल इशू नहीं कर सकते। अब तुमने ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा इशू तो नहीं किया था, लेकिन बोनस इशू करने के बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अगर ऑथोराइज कैपिटल से बढ़ जाते हैं तो पहले ऑथोराइज कैपिटल को चेंज करो। ऑथोराइज कैपिटल को चेंज करना बहुत आसान है, 2 घंटे में उसको किया जा सकता है। इसके लिए मीटिंग बुलानी है, बोर्ड मीटिंग बुलानी है, और अपने खाली डिक्लेयर कर देना है कि हम हमारी ऑथोराइज कैपिटल को 20,000 करोड़ की है तो उससे 30,000 करोड़ कर देते, बस हो गया। ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज किया जा सकता है, लेकिन इंक्रीज किए बिना उसको इशू नहीं किया जा सकता। अब ये अपने सीख चुके थे कि कौन सी एंट्रीज है वो, तो देखो बराबर नहीं, इसके ऊपर अपने नहीं जाते। और नीचे जो नोट लिखा है ना वो भी इसके अंदर अपने सीखा होगा। सेक्शन 50 कॉल इन एडवांस, एडवांस अलग है, अरियर्स अलग है। इन दोनों के ऊपर इन्हें कंपनी के अंदर बताया गया है कि आपको इंटरेस्ट लेना देना दोनों ही है। 7, जनरली सरप्लस मनी लेफ्ट आफ्टर रिटेंशन ऑफ मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट इज रिफंडेड टू शेयर होल्डर्स। हम क्या करते हैं कि अगर पैसे तुम्हारे पास ज्यादा बचे, कंपनी के पास अगर पैसे ज्यादा बचे अलॉटमेंट के बाद, तो उसको रिफंड कर दिए जाते हैं। लेकिन उसको हम समटाइम्स क्या करेंगे, इट इज स्पेशली स्टेटेड दैट ऑल्सो एडजस्ट अमाउंट ड्यू ऑन कॉल्स बिफोर रिफंडिंग द एक्सेस एप्लीकेशन मनी। तो जितने पैसे ज्यादा आते हैं उसमें से अपने अलॉटमेंट के पैसे भी निकाल लेते हैं और कॉल मनी भी निकाल लेते हैं। तो जो कॉल मनी अपने साइड पे रख देते हैं पहले से, जिसको एडवांस में हमने रिसीव कर लिया है,
उसको कॉल इन एडवांस बोला जाएगा। देखो कॉल इन एडवांस अलग है और अलॉटमेंट वाला जो कल एंट्री करते थे वो अलग है। in these case amount written is an advance as the amount of call is not due। अभी तक तुमने पैसे मंगवाए नहीं, लेकिन फिर भी तुमने वो पैसे को क्या कर लिया, अब साइड पे रख दिया। द अमाउंट रिसीव्ड एज कॉल इन एडवांस इज अ डेट, अंडरलाइन करो, डेट ऑफ अ कंपनी। द कंपनी इज लायबल टू पे इंटरेस्ट ऑन द amount of calls in advance from the date of receipt of the amount till the date when the call is due for payment। ध्यान देना बराबर से, जिस दिन तुमने पैसा रिसीव किया उस दिन से लेके जब तक ये पैसा तुमने मंगवाना है वो तारीख ना आ जाए तब तक का तुमको इंटरेस्ट पे करना पड़े। जनरली द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी स्पेसिफाई, यानी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। टेबल एफ ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 विल बी एप्लीकेबल। अगर आर्टिकल में ना लिखा हो तो टेबल एफ डायरेक्टली एप्लीकेबल हो जाएगा। और याद रखो ये एमसीक्यू है तुम्हारा, साइड पे लिख दो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 12% से ज्यादा नहीं कॉल इन एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट दे सकते हैं। अपने कंपनी को इंटरेस्ट देना है कॉल इन एडवांस के ऊपर तो 12% से ज्यादा नहीं हो सकता। इट इज टू बी नोटेड दैट इंटरेस्ट पेबल ऑन कॉल इन एडवांस इज अ चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, अंडरलाइन करो ये भी, चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। As such, interest on calls in advance must be paid even when no profit is earned। अगर तुम्हारा प्रॉफिट नहीं भी है ना कंपनी का तो भी तुमको ये पैसा देना पड़ेगा। तो इसमें मुझे दो एमसीक्यू लग रहे हैं। पहला तो तुम्हारा डेट ऑफ अ कंपनी है वो, दूसरा नहीं तीन है, टेबल एफ के अंदर बताया जाता है, और तीसरा जो है ना वो मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होना चाहिए 12%, अगर कुछ ना लिखा हो तो। अब कॉल इन एरियर्स, whenever a particular amount is called by the company and shareholders fail to pay, यानी वो नहीं भरते टाइम पे पैसे फुल्ली या तो पार्शियली, इसको अनपेड कॉल्स बोलते हैं, और इंस्टॉलमेंट इन एरियर्स बोला जाता है इसको, राइट। सच thus installments in arrears means the amount not paid although it has been demanded by the company, यानी कंपनी ने पैसे मंगवाए लेकिन शेयर होल्डर्स ने उसको पे नहीं किया है, तो इसको क्या बोला जाएगा, आपने कॉल इन एरियर्स बोलेंगे। In this case the amount of installment in arrears are shown by debit balance in a particular account। हम डेबिट एज करते हैं ना कॉल्स इन एरियर्स, अपने देख रहा है। Alternatively the amount of installment in arrears can be recorded in a separate account, जिसको अपने क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट बोलेंगे अलग से। The interest on call in arrears is recoverable according to the provision in this regard in articles of the company। यानी कंपनी में अगर कंपनी के आर्टिकल्स में कंपनी ने पहले से मेंशन कर दिया कि कितना इंटरेस्ट लेना है तो वही इंटरेस्ट हम कॉल्स इन एरियर्स के ऊपर लोगों पे चार्ज करेंगे। बट इफ द आर्टिकल्स आर साइलेंट, यानी आर्टिकल में कुछ नहीं लिखा है, साइलेंट का मतलब टेबल एफ ऑफ शेड्यूल 1 of the Companies Act 2013 shall be applicable, which prescribe that if a sum called in respect of shares is not paid before or on the day appointed for payment, तो उस इंसान को हम मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, 10%, नॉट एक्सीडिंग 10% लिखा है, मतलब मैक्सिमम इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं अपने 10%। हाउएवर द डायरेक्टर्स हैव द राइट टू वेव, ध्यान देना, डायरेक्टर्स अगर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करना चाहते, वेव का मतलब माफ कर देना, तो अगर वो माफ कर देना चाहते हैं तो वो माफ कर सकते हैं। द इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। ये अपनी इनकम है, इसलिए इसको कहाँ पे पीएनएल अकाउंट में अपने ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो ट्रांसफर कहाँ किया जाएगा, ये भी आपके एमसीक्यू के अंदर आ सकता है, तो पीएनएल अकाउंट में अपने ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसमें एमसीक्यू कौन से बनते हैं, पहली बात तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट अपने डेबिट करेंगे वो, दूसरा टेबल एफ के अंदर आता है ये, और कितना इंटरेस्ट का अमाउंट होगा 10% से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, और इसको चार्ज यानी कहाँ लिखा जाएगा, पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट में लिखा जाएगा। अब आता है फोर फीचर ऑफ शेयर्स। इफ अ shareholder defaults in payment of installment of issue price of a share called by the company, the board of directors may decide to forfeit the shares। यानी कौन डिसाइड करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि उसके शेयर्स को अपने फोरफिट कर लेंगे, यानी जब्त कर लेंगे, by the defaulting shareholders by following the procedure laid down in the articles of association of the company। इन एब्सेंस ऑफ आर्टिकल्स, वापस टेबल ए है इसके अंदर, एफ नहीं, इसके अंदर कौन सा टेबल है, टेबल ए, अंडरलाइन कर दो ये। पर याद रखो आपको सबसे पहले 14 डे का नोटिस देना पड़ेगा,
मैं नोटिस दूंगा कि 14 दिन के अंदर आप अगर पैसा नहीं पे करोगे तो हम आपके शेयर फॉरफिट कर लेंगे। ये नोटिस देना जरूरी है। तो ये 14 डेज MCQ है। is given to the shareholder in default to pay the unpaid amount, and if he fails to pay the amount due, the board of directors may by passing a resolution declare the shares forfeit or cancel. अब याद रखो फॉरफीचर के लिए कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा सा कोई प्रोसीजर करना पड़ता है। सिंपली उसका नाम शेयर होल्डर के लिस्ट में से या तो मेंबर के लिस्ट में से हटा देंगे और उसके जितने पैसे बाकी है वो नील हो जाएंगे। और दूसरा क्या हो जाएगा, एक शेयर फॉरफीचर अकाउंट इसके नाम से ओपन हो जाएगा। याद रखो शेयर फॉरफीचर अकाउंट तब तक क्रेडिट बैलेंस रहेगा जब तक ये शेयर को अपने री इशू नहीं करते। री इशू करने के बाद अगर पैसे आ जाते हैं और फिर भी अगर शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कोई बैलेंस बचता है तो इसको हम किस में ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, राइट। आफ्टर द फॉरफीचर द एक्स शेयर होल्डर, अंडरलाइन करो, हैज नो क्लेम ऑन द कंपनी, यानी अब वो मेंबर नहीं रहा। Thus, forfeiture of shares refers to the action taken by a company as a final sanction against the shareholder in default in respect of an amount owed on the shares. Owed यानी बाकी, OWED. And on share forfeiture of shares of a shareholder, he ceases यानी stops, STOPS, stops लिख दो, ceases to be the member और उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में से निकाल दिया जाएगा। समझे? तो ये बात मैंने बताई। इसके अंदर देखो पहले बात क्या याद रखना है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करेंगे कि इसके शेयर फॉरफीचर करने के नहीं करने। उसके बाद में टेबल ए के अंदर प्रोविजन लिखा है उस तरह से उसको फॉरफिट किया जाएगा। आर्टिकल्स में लिखा हो तो वैसे, नहीं तो टेबल ए। और अगर इसमें आपको क्या देना पड़ेगा, सबसे पहले 14 डे की नोटिस देनी पड़े और उसके बाद में उसका कोई क्लेम नहीं रहता कंपनी के ऊपर। बाद में उसका नाम हमेशा के लिए शेयर होल्डर की लिस्ट में से या तो मेंबर के लिस्ट में से, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से निकाल दिया जाता है। ओके, ये फाइनल एक्शन है, यानी इसके बाद कोई एक्शन दूसरा बचा नहीं है। अब ये जो है ना फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट पार, ये सब ऑलरेडी अपने एंट्रीज के अंदर लिख चुके हैं, बराबर। तो इसको अपने नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं थियरी के अंदर नहीं गिनेंगे, लेकिन अपने ने देखो इसमें पेज नंबर 8 के ऊपर ड्यू बेसिस वाला एक क्वेश्चन दिख रहा है। If premium is transferred to security premium account when it is due, then non-payment of premium amounts affect the entry. Premium amount affects the entry for forfeiture of shares. Premium amount recorded in securities premium account and not received by the company is cancelled at the time of forfeiture of shares. तो मैं ऑलरेडी ये तुमको समझा चुका हूँ। क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट अपने डेबिट करते हैं, उसने अगर प्रीमियम नहीं भरा है तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करते हैं और हम जितने भी सम्स अभी तक कर चुके वो सारे सम्स के अंदर हमने ड्यू बेसिस के ऊपर एंट्री की है। मतलब हम प्रीमियम को कैंसिल करते हैं इसलिए प्रीमियम को डेबिट करते हैं। नॉर्मली सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, लेकिन अभी उसने पेमेंट नहीं दिया प्रीमियम का, इसलिए उसको हमने कैंसिल किया, इसलिए उसका अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट करते हैं। ओके, अब रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अब याद रखो कितना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो तुम, जितना तुम्हारे पास फॉरफीचर का अमाउंट जमा है ना उतना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो। यानी अगर मैंने समझो कि शेयर को फॉरफिट किया उसके बाद मैं री इशू कर रहा हूँ तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ, उसके ऊपर जितना भी मैंने फॉरफीचर का अमाउंट रिसीव किया था पहले, बराबर, वो सारा का सारा मैं डिस्काउंट के लिए यूज़ कर सकता हूँ, बराबर। ये मैक्सिमम डिस्काउंट है, इतना ही मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट है, इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। वैसे तो मैं पहले भी समझा चुका कि कोई भी शेयर्स डिस्काउंट से इशू करना अलाउड नहीं है, पर ये शेयर अपने डिस्काउंट से इशू कर सकते हैं क्योंकि ये री इशू है, बराबर नहीं। अब ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, लेकिन कब कब कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, एक बार री इशू हो जाए ने उसी के बाद बचा हुआ पैसा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है, उसके पहले उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। चाहे 6 तक तुम उसको वैसे के वैसे रखो तो तुम्हारा फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिटेड बोलेगा, और वो कहाँ पे आता है, याद रखो दोनों में बहुत फर्क है। एक बार आप बट ध्यान से बात सुनना मेरी, कि जब मैं शेयर फॉरफीचर अकाउंट लिखता हूँ ना तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में इक्विटी शेयर कैपिटल में यानी शेयर कैपिटल के अंदर लिखता हूँ, यानी पहले शेड्यूल में लिखा जाता है, पहली नोट के अंदर लिखा जाता है। लेकिन जब उसको रिजर्व एंड सरप्लस में कन्वर्ट कर देंगे यानी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे तब ये रिजर्व एंड सरप्लस के हेडिंग में आएगा। यानी इसकी अकाउंटेंट इतनी स्पेसिफिक और इतनी डिटेल में दी गई है ना कि पहले वो कैपिटल का हिस्सा गिना जाता है,
बाद में वो रिजर्व का हिस्सा गिना जाता है। अगर इशू हो गया तो इसके बाद में किसका हिस्सा हो जाएगा, वो ये तुम्हारे रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा हो जाएगा ऐसा। अब ये पार्शियल रीइश्यू ऑफ शेयर्स वो भी हमने समझा था। क्या समझा था इसके अंदर, पार्शियल रीइश्यू ऑफ शेयर्स के अंदर अपने ये समझा था कि जब भी शेयर्स 4,000 मैंने फोरफिट किए उसमें से खाली 3,000 में रीइश्यू करता हूँ तो अपने प्रपोर्शनेट निकालते थे, याद है ना कि 4,000 पे इतना फोरफीचर है तो 3,000 पे कितना रहेगा, ये अपने को प्रपोर्शनेट इसके ऊपर कैलकुलेशन करना होता है। बस अब सिर्फ जनरल एंट्रीज बची है, सारी थियरीज इसके साथ कंप्लीट होती है। और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम है लेकिन वो अलग क्वेश्चन में आता है, इक्विटी शेयर के साथ में नहीं है।